हेलो एंड वेलकम टू रेडियंट एकेडमी। मैं अमोल चिपे आप सभी का स्वागत करता हूं रेडियंट एकेडमी के इस नए एडिटोरियल एनालिसिस में। आज हम 10 नए वर्ड्स पहले देखेंगे, उसके बाद एक एडिटोरियल पे चर्चा करेंगे। ये जो एडिटोरियल है आज का, वो जम्मू कश्मीर में जो अभी इलेक्शंस हुए हैं, असेंबली इलेक्शंस, उन पे है। क्योंकि वोटर टर्नआउट बहुत अच्छा देखा गया है, इसीलिए उस पर एक एडिटोरियल आया, तो उस पर हम बात करेंगे। अंत में उसी पे कुछ क्वेश्चंस आपके लिए पूछे गए हैं, जिसके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। कमेंट बॉक्स में तो देना ही है, साथ में जो कल के एडिटोरियल पे पूछे गए क्वेश्चंस पे आपने आंसर दिए थे, उनको आज आप इस लेक्चर में मैं इसके आंसर्स लेके आया हूं, तो उससे क्रॉस चेक करा लेना। साथ में कल जो पैराजंबल पूछा था, उसका भी सीक्वेंस आज के लेक्चर में आपको मिल जाएगा, और आज एक नया पैराजंबल भी मिलेगा कल के लिए। ठीक है, चलो तो लेट अस स्टार्ट विद द क्लास टुडे। हमारे पास आज देखेंगे पहला वर्ड कौन सा है। द फर्स्ट वर्ड वी हैव टुडे इज प्रोवोकेशन। प्रोवोकेशन का मतलब होता है उकसाना, है ना, किसी को उकसाना, दैट इज कॉल्ड प्रोवोकेशन। देखो सेंटेंस, हिज रूड रिमार्क्स वेयर अ क्लियर प्रोवोकेशन मींट टू स्टार्ट एन आर्गुमेंट। उसने जो एक रूड रिमार्क किया था, इसी से ये पता चल गया था कि अब क्या होने वाला है, अब उकसाया गया है, यानी जानबूझकर उसने ये रूड रिमार्क किया ताकि आगे का व्यक्ति उस पर रिप्लाई देके एक आर्गुमेंट स्टार्ट कर सके। तो उसने रूड रिमार्क से उकसाने की कोशिश की, या उकसाया बेसिकली। तो उकसाने को हम कहेंगे किसी को प्रोवोक करना, है ना, मतलब प्रोवोकेशन। देखो इसका मीनिंग, एन एक्शन और स्पीच दैट मेक्स समवन एंग्री और प्रॉम्प्ट्स एन एक्शन। टू प्रॉम्प्ट एन एक्शन मतलब ऐसा कुछ करो कि आगे वाला रिएक्ट करने पे मजबूर हो जाए, यानी खुद उसको उकसाओ ताकि वो आप पे हमला करे या रिप्लाई करे। ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्रोवोकेशन। सिनोनिम क्या होंगे इसके, इंसाइटमेंट। इंसाइटमेंट का मतलब भी वही है, किसी को उकसाना। स्टिमुलस, स्टिमुलस का मतलब होता है पुश करना, है ना, या एनर्जी, छोटी सी एनर्जी देना सो दैट समवन ग्रोज, दैट इज स्टिमुलस, है ना। तो ये भी उसी तरह का एक इशू। ट्रिगर, ट्रिगर करना तो आपको पता है, बंदूक का ट्रिगर, है ना, गन का ट्रिगर होता है, ट्रिगर दबाने पे गोली निकलती है ना। तो ऐसी कुछ चीज जो थोड़ी सी करना ताकि आगे वाला बड़ा रिएक्शन दे, दैट कैन बी ऑल्सो बी अ सिनोनिम ऑफ प्रोवोकेशन। तो ट्रिगर भी एक सिनोनिम हो सकता है, ठीक है, प्रोवोकेशन का। एंटोनिम्स कौन से होंगे इसके फिर, देखो आग लगाना, किसी को उकसाना, ये एक चीज हो गई। अब पहले से कोई भड़का हुआ है तो उसको शांत करना, क्या कर सकते हैं हम, पैसिफाई कर सकते हैं, शांत हो जा बाबा, ज़्यादा गुस्सा मत हो, तो दैट इज कॉल्ड पैसिफिकेशन, है ना, शांत करना किसी को। या जो होने वाली घटना है, घटना या होने वाला अटैक है, उसको पहले से ही बचा लेना, प्रिवेंशन, है ना, पहले बचा लेना। या डिस्करेजमेंट, बहुत ज़्यादा इनकरेज नहीं करना, हाँ करो करो, ये नहीं करना, डिस्करेज करना, नहीं होने वाला, छोड़ दो, चलो रुक जाओ, डिस्करेजमेंट, दैट कैन बी एन एंटोनिम ऑफ प्रोवोकेशन। समझ गया प्रोवोकेशन का मतलब, तो प्रोवोकेशन इज नथिंग बट किसी को उकसाना। ठीक, चलो नेक्स्ट वर्ड पे जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड वी हैव वो। वो, ये वो कांतारा में का वो बहुत अच्छा था, है ना, बट दिस इज वो ना। तो वो ये नाउन की तरह भी यूज होता है, वर्ब की तरह भी यूज होता है। वो का मतलब होता है शपथ या ठान लेना, है ना। इफ समवन हैज टेकन अ वो, तो दैट मीन्स उसने शपथ ले लिया या ठान लिया है, तो उसको वो कहेंगे। लाइक यू हैव वोव्ड टू क्रैक द एग्जाम दिस ईयर, तो आपने ठान लिया है इस साल एग्जाम तो क्रैक करनी है। तो ठान लेना या शपथ लेना, दैट इज कॉल्ड वो। ठीक है, देखो सेंटेंस, शी मेड अ वो टू ऑलवेज स्टैंड बाय हर फ्रेंड्स इन टाइम्स ऑफ नीड। जब भी मेरे दोस्तों को जरूरत होगी मैं उनके साथ खड़ी रहूंगी, ऐसा उसने ठान लिया था, शपथ ले ली थी। तो दिस वॉज हर वो। ठीक है, देखो मीनिंग क्या उसका, अ सॉलेम प्रॉमिस, यानी कुछ से किया गया प्रॉमिस, या फिर असर्शन, जो ठान लिया है। सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं इसके, ओथ, है ना, शपथ लेना, ओथ, या प्लेज। अगेन प्लेज का मतलब भी शपथ लेना ही होता है ना। और बाद में क्या है, कमिटमेंट, कि एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर अपने आप की भी नहीं सुनता वाली कमिटमेंट। कमिटमेंट का मीनिंग बताने की जरूरत नहीं आपको। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके, किसी चीज से मुकर जाना, है ना, यानी किसी चीज को छोड़ देना, अबेंडन कर देना, ब्रेक करना, या डिनाइल। डिनाइल का मतलब डिनाई से डिनाइल बना है ना, डिनाई करना किसी को, रिजेक्ट करने जैसा। ठीक है, तो वो क्या, डिनाइल, समझ गए, नकार देना किसी को, ना कह देना, दैट इज डिनाइल।
समझ गया? वोव का मतलब क्या होता है? ठान लेना या शपथ लेना। ठीक है, इसका थर्ड फॉर्म फिर वोव्ड ईडी लगा के उसका सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बन सकता है। चलिए अगले वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज हेराल्ड। हेराल्ड, हेराल्ड ये नाउन या वर्ब की तरह फिर से यूज हो सकता है। हेराल्ड का मतलब होता है कुछ तो भी शुरू होने की सूचना मिलना, सूचना होना, है ना। कोई भी चीज अगर शुरू करनी है तो उसकी सूचना होना, दैट इज हेराल्ड। कल अगर आपको याद होगा तो हमने एक वर्ड देखा था पोर्टेंट्स, PORTENTS, पोर्टेंट्स। कुछ तो भी बुरा होने की पूर्व सूचना मिलना, तो वो पोर्टेंट्स हो गया था, बुरा मिलने की, कुछ तो भी बुरा होने की पूर्व सूचना, है ना। घने बादल छाए हुए हैं, अगर एग्जाम्पल आपको याद होगा तो घने बादल छाए हुए हैं और वो आपकी तरफ आ रहे हैं, इसी से आपको एक अंदाजा लग गया होगा कि अभी तूफान आने वाला है। तो वो घने बादल पोर्टेंट्स की तरह है, ठीक है, एक साइन की तरह, वार्निंग की तरह है। पर यहाँ पे हेराल्ड जो है ये कुछ तो भी शुरू होने की सूचना है। तो यहाँ से यानी एक चीज से आपको पता चल जाता है कि अभी कुछ तो भी शुरू होने वाला है, समथिंग विल बिगिन, तो उसे कहते हैं हेराल्ड। तो उस सूचना को हम हेराल्ड कहते हैं। देखो सेंटेंस, द अराइवल ऑफ स्प्रिंग हेराल्ड्स द ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर्स, है ना। जैसे ही स्प्रिंग आया तो ये पता चल गया, यानी पता चलना कि अभी क्या शुरू होने वाला है, ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर्स, यानी फ्लावर्स अभी ब्लूम होने वाले हैं, है ना। समझ गई? तो अभी फूल खिलेंगे क्योंकि स्प्रिंग आ चुका है। तो स्प्रिंग आने की और स्प्रिंग आने से हमको फूलों के खिलने की सूचना मिली, तो ये सूचना का मतलब होता है हेराल्ड, है ना, कुछ तो भी शुरू होने की सूचना। मीनिंग देखो इसका, अ पर्सन और अ थिंग व्यूड एज अ साइन दैट समथिंग इज अबाउट टू हैपन। एक साइन या व्यक्ति भी हो सकता है जो कुछ तो भी शुरू होने के बारे में बताने वाला है, या सिग्नल टू कमिंग ऑफ समथिंग, सिग्नल की तरह भी काम करता है। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? सिनोनिम्स होंगे इसके फोर रनर। फोर रनर का मतलब होता है आगे चलने वाला, है ना। तो आगे चलने वाले से सूचना होती है कि वहां से अभी कुछ शुरू होने वाला है, फोर रनर। मैसेंजर, है ना, सूचना देने वाला, या अनाउंसमेंट, कुछ हुआ है वो बताने वाला। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? ऑब्सक्योर, ये वर्ड बहुत बार आ चुका है। ऑब्सक्योर मतलब अनक्लियर, कुछ एग्जैक्ट पता नहीं है। यहाँ पे हमको पता होता है कि कुछ शुरू होने वाला है, यहाँ पे पता नहीं होता या क्लियर नहीं होता कुछ। हाइड यानी छुपा हुआ होना, इग्नोर यानी निग्लेक्टेड, जहाँ पे जिसको हम दुर्लक्षित करते हैं कि नहीं, ध्यान ही नहीं देते उस चीज की तरफ, ये होगा इसके एंटोनिम्स। बट द मेन वर्ड इज हेराल्ड, जो हमको बताता है कि कुछ तो भी शुरू होने वाला है, उसका साइन इज कॉल्ड हेराल्ड, राइट। चलो नेक्स्ट वर्ड पे चलेंगे। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज एब्डिक्शन। एब्डिकेशन, नॉट एब्डिक्शन, एब्डिकेशन, है ना। एब्डिकेशन का मतलब होता है त्याग देना। जैसे कोई राजा ने अपना मुकुट त्याग दिया या अपना राज्य त्याग दिया, तो उसे कहेंगे हम ही एब्डिकेटेड हिज थ्रोन। एब्डिकेटेड हिज थ्रोन, उसने अपना मुकुट या अपना या राजपाट सब त्याग दिया, है ना। तो त्याग देने को कहते हैं एब्डिकेशन। देखो यहाँ सेंटेंस, द किंग्स एब्डिकेशन सरप्राइज द एंटायर नेशन। राजा ने जो अपना राज त्याग दिया उसकी वजह से पूरा नेशन सरप्राइज हो गया, ठीक है। तो एब्डिकेशन मतलब त्याग देना। मीनिंग क्या होगा इसका? देखो, द एक्ट ऑफ फॉर्मली गिविंग अप अ पोजीशन ऑफ पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपन जो भी पद पे है, जो भी पोजीशन पे है, उसे ऑफिशियली त्याग देना, दैट इज कॉल्ड एब्डिकेशन। कि अब नहीं होता, अब नहीं करेंगे, जिम्मेदारी किसी और ने लेनी चाहिए। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके फिर? रेजिग्नेशन हो सकता है, अब बादशाह ने खुद को ही रेजिग्नेशन दे दिया, ऐसा होगा फिर वो, लेकिन एक सिनोनिम है सेम मीनिंग वाला वर्ड, रेजिग्नेशन। या रिनंसिएशन, रिनंसिएशन इज अ वर्ड मोर क्लोजर टू एब्डिकेशन। रिनंसिएशन मतलब त्याग देना, सब छोड़ छाड़ के चले अपने राह पे, अपनी मुक्ति के पीछे चले अभी, ठीक है। रिनंसिएशन मतलब त्याग देना। या रिलिंक्विशमेंट, अगेन दे देना कुछ, तो त्याग देना, दैट इज रिलिंक्विशमेंट, ठीक है। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? रिटेंशन मतलब अपने पास रखना। अजम्पशन मतलब किसी चीज को स्वीकारना, है ना। किसी ने आपको दी और आपने उसको स्वीकार लिया, दैट इज अजम्पशन, है ना। मतलब जो मुकुट राजा ने त्यागा है, उसने वो आपकी तरफ दिया और आपने उसे अज्यूम कर लिया, मतलब अजम्पशन कर लिया उसका, तो आपने उसे स्वीकार लिया है, ठीक है। या फिर एक्सेप्टेंस, अगेन स्वीकारना, ठीक। क्लियर हो गया? एब्डिकेशन का मतलब होता है त्याग देना।
जो भी पोजीशन या जिम्मेदारी आप पे है उसे त्यागना। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज ऑफ रैम्प्स। ऑफ रैम्प्स मतलब बाहर निकलने का रास्ता। किसी भी सिचुएशन से या किसी भी सिचुएशन से ही बाहर निकलने का अगर रास्ता है तो उसे ऑफ रैम्प्स कहेंगे, ऑफ रैम्प। ठीक है, देखो सेंटेंस, द निगोशिएशंस ऑफर्ड नो क्लियर ऑफ रैम्प्स कीपिंग बोथ पार्टीज स्टक इन द कॉन्फ्लिक्ट। अब दो पार्टीज के बीच में निगोशिएशंस चल रहे थे और दोनों पार्टियां अटक चुकी थी, स्टक हो गई थी कॉन्फ्लिक्ट में। ऐसे समय पे उनको निगोशिएशन करके भी कोई ऑफ रैम्प्स नहीं मिले, यानी बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। तो ऑफ रैम्प्स का मतलब होता है बाहर निकलने का रास्ता। मीनिंग क्या होगा इसका? अ वे आउट। देखो, अ वे आउट और अ स्ट्रैटेजी फॉर एग्जिटिंग अ सिचुएशन। इसलिए एग्जिट करने के लिए, एक सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए कोई स्ट्रैटेजी होगी, उसे भी ऑफ रैम्प्स कहते हैं। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? एग्जिट, एस्केप रूट, है ना, एक ऐसा रास्ता जहां से आप भाग सको, या अल्टरनेटिव, मेन रास्ता तो बंद है तो अल्टरनेटिव को क्या कह सकते हैं हम? ऑफ रैम्प। ठीक है, एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? बाहर निकलने का रास्ता, तो बाहर निकलना, उसको मेन क्या है फिर? अंदर आना, तो एंट्री, है ना, या कंटिन्यूएशन, वही रास्ता कंटिन्यू होना, या पाथ फॉरवर्ड, सेम रास्ता कंटिन्यू होना। सिंपल समझ लो, देखो ये हो गया आपका रैंप, मेन रैंप, रास्ता। तो इसमें से ऐसा बाहर कोई रास्ता निकलना, दैट इज कॉल्ड ऑफ रैंप। बस सिंपल। तो ये ऑफ रैंप हो गया, मेन रास्ते से बाहर निकलने का रास्ता, दैट इज ऑफ रैंप, है ना। अब ये इसी पे कंटिन्यू अगर करेंगे तो ये क्या हो गया? एंटोनिम हो गया। पाथ फॉरवर्ड हो गया, कंटिन्यूएशन हो गया, ये उसके सिनोनिम्स, सॉरी एंटोनिम्स हो गए। क्लियर? समझ गया ऑफ रैम्प्स? चलिए अगले वर्ड पे चलो। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज लेवरेज। लेवरेज का मतलब होता है इन्फ्लुएंस, या हम कहते हैं ना पैठ बनाना अपनी, या फिर इन्फ्लुएंस करना, प्रभाव डालना किसी पे, प्रभाव डालना, पैठ बनाना, दैट इज कॉल्ड लेवरेज। ठीक है, देखो सेंटेंस देखो, द कंपनी यूज्ड इट्स फाइनेंशियल लेवरेज। उनका जो फाइनेंशियल सिस्टम थी वो बहुत अच्छी होगी, और उसी का प्रभाव उन्होंने डाला, किस लिए? टू सिक्योर अ बेटर डील, एक अच्छी डील मिलने के लिए उन्होंने अपने फाइनेंशियल ताकत का या फाइनेंशियल सिस्टम का एक प्रभाव डाला, यानी लिवरेज लिया उसका। ठीक है, देखो मीनिंग उसका, द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस पीपल, उसे लिवरेज कहेंगे अपन, किसी पे प्रभाव डालने का, है ना, या सिचुएशन को, सिचुएशन पे भी प्रभाव डालने का, व्यक्ति पे या सिचुएशन पे प्रभाव डालने की जो ताकत होती है उसे हम लिवरेज कहते हैं। हाँ, या टू यूज समथिंग टू मैक्सिमम एडवांटेज, किसी चीज का लाभ उठाना, इसे भी लेवरेज कहते हैं। हाँ, यानी वो लाभ कब उठाएंगे? जब आपका इन्फ्लुएंस होगा, आपका प्रभाव गिरेगा, तभी आप उसका लाभ उठा सकेंगे। समझ गए? तो लेवरेज का मतलब क्या होता है? प्रभाव डालना, इन्फ्लुएंस करना, बेसिकली ना, याद रखो। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके फिर? देखो यहाँ पे आई गया वर्ड, इन्फ्लुएंस करना किसी को, या किसी चीज का एडवांटेज लेना, है ना, एडवांटेज यहाँ पे हमने देखा ही था, या किसी चीज को कंट्रोल करना। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं कि द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ अ लेवरेज ओवर इजराइल। तो यूनाइटेड स्टेट इजराइल को कंट्रोल कर सकता है, वो नहीं कर रहा है जानबूझ के, ये बात अलग है, लेकिन वो कर सकता है, उसके पास उतनी ताकत है। ठीक, तो उसे कहेंगे हम लेवरेज। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? एडवांटेज का एंटोनिम डिसएडवांटेज, वीकनेस या हेल्पलेसनेस। जब आप कुछ कर ही नहीं सकते तो वीकनेस या हेल्पलेस हो गई, और अगर आप कर सकते हो और आप अपनी ताकत का फायदा उठाना अगर सीखो, या अपनी ताकत का प्रभाव डालना अगर सीखो, तो उसे हम लेवरेज कहेंगे। समझ गए क्या? क्लियर? चले नेक्स्ट वर्ड पे। तो नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन का मतलब होता है स्वर में अचानक से बदलाव हो जाना, है ना, कोई भी चीज अचानक से चेंज हो जाना, उसे कहेंगे इन्फ्लेक्शन। बेसिकली बोलने का जो स्वर है या टोन है वो अचानक बदलना, उसे इन्फ्लेक्शन कहेंगे। अचानक बदलना, वो आपने वो मीम देखा होगा, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, जिंदगी बदल गई, तो वो वाला जो है ना अचानक से बदल गया, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेक्शन। ठीक है, देखो तो इन्फ्लेक्शन का मतलब क्या होगा? सेंटेंस देखो पहले, हर वॉइस टुक अ मोर सीरियस इन्फ्लेक्शन
व्हेन शी डिस्कस्ड द अपकमिंग चैलेंजेस, उसका जो बात करने का टोन था वो क्या हो गया, टुक अ सीरियस इन्फ्लेक्शन, यानी वो अचानक से बदल गया जब उसने आने वाले चैलेंजेस पे बात करना शुरू किया। ठीक है, तो इन्फ्लेक्शन मतलब स्वर में अचानक बदल जाना। मीनिंग क्या होगा इसका, तो अ चेंज इन द पिच, यानी बात करने का जो पिच है आपका उसमें चेंज हो जाना, या टोन बदलना। अभी सॉफ्ट टोन में बात कर रहे थे, अचानक हार्श टोन हो जाना, या पिच अभी नॉर्मल अचानक बड़े आवाज में बात करने लगे तो पिच बदल जाएगी, ऐसा, राइट ना, या वॉइस बदलना। अ चेंज इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ड, या किसी वर्ड के फॉर्म में बदलने को भी इन्फ्लेक्शन कहेंगे। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके, मॉड्यूलेशन, आपने वॉइस मॉड्यूलेशन के बारे में सुना होगा, सुना है। कभी कभी क्या होता है कि अगर एक टाइप की आवाज में बोर हो रहा है तो क्या करते हैं लोग, धीरे से बात करना शुरू कर देते ताकि लोग ध्यान, तो चेंज हुआ है, तो दिस इज कॉल्ड एज वॉइस मॉड्यूलेशन, है ना, ताकि मोनोटोनस ना हो वॉइस, इसलिए वॉइस मॉड्यूलेशन यूज होता है। पिच चेंज करते हैं लोग, कभी कभी टोन भी चेंज कर देते हैं बोलने का, या वेरिएशन या फिर पिच। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके, मोनोटोन, एक ही टोन में चलते रहना, टक 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 टक, सेम टोन, कुछ चेंज नहीं हो रहा है, या सेमनेस। ठीक है, सेमनेस से अच्छा सिमिलैरिटी इज बेटर वर्ड, समझ गए। इन्फ्लेक्शन समझ गए, फिर इन्फ्लेक्शन का मतलब क्या होगा, अचानक से वॉइस बदल जाना, स्वर बदलना किसी चीज का, दैट इज। चले नेक्स्ट वर्ड पे, नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज सैल्यूब्रियस। सैल्यूब्रियस ये वर्ड इज रिलेटेड टू हेल्थ, कोई भी चीज जो अच्छी हेल्थ दे कैन बी कॉल्ड एज सैल्यूब्रियस। देखो एक तो ये OUS लगा है मतलब एडजेक्टिव है, ये पक्का है ना, ये तो एडजेक्टिव हो गया, OUS लगा है मतलब। अब OUS लगा है, एडजेक्टिव है, तो ये क्या दे सकता है, तो कोई भी ऐसी चीज जो आपको अच्छी हेल्थ दे, अच्छी हेल्थ, दैट इज सैल्यूब्रियस। ठीक है, जो आपको अच्छी लगे, प्लीजेंट लगे, अच्छी हेल्थ देने वाली चीज को सैल्यूब्रियस कहेंगे। देखो सेंटेंस, द माउंटेन एयर वॉज सैल्यूब्रियस, माउंटेन पे कैसी एकदम बिना पोल्यूशन वाली शांत हवा मिलती है, उससे सैल्यूब्रियस थी, मतलब उससे हेल्थ को फायदा हो रहा था, अच्छी लग रही थी। मेकिंग इट अ परफेक्ट रिट्रीट फॉर रिलैक्सेशन, रिलैक्स होने के लिए बहुत बढ़िया थी। क्या होगा मीनिंग इसका, हेल्थ गिविंग, है ना, जो आपको अच्छी हेल्थ दे, प्लीजेंट लगे, सुखदायी लगे, है ना, बेनिफिशियल टू हेल्थ। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके, हेल्दी, होलसम यानी पूरी तरह से, इन्विगोरेटिंग, इन्विगोरेटिंग का मतलब क्या होता है, जो मूवमेंट दे, है ना, जो किसी चीज को चलाए, दैट इज कॉल्ड इन्विगोरेटिंग, है ना, यानी आप बैठे हुए हो, आपको पुश करे और आप वो चलने लगे तो वो इन्विगोरेटिंग हो गया। ठीक है, तो समझ गए सिनोनिम्स, हेल्दी, वुलसम या इन्विगोरेटिंग, ये हो गए सिनोनिम्स। एंटोनिम्स क्या होंगे फिर सैल्यूब्रियस के, अनहेल्दी, है ना, हार्मफुल या डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल मतलब जिससे हेल्थ में खराबी हो, हेल्थ धीरे 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 करके खराब होने लगे, डिक्लाइन होने लगे अच्छी हेल्थ, उस केस को बोलेंगे हम डेट्रीमेंटल। समझ गए, तो ये एंटोनिम्स हो गए। और सैल्यूब्रियस का मतलब क्या, समथिंग दैट गिव्स यू गुड हेल्थ इज सैल्यूब्रियस। चले पॉजिटिव वर्ड है सैल्यूब्रियस। चले लास्ट वर्ड, लास्ट है पता नहीं, आई डोंट नो, नहीं इससे बाद और एक है। 9th वर्ड फॉर टुडे इज एबरेशन। एबरेशन, एबरेशन मतलब जो सामान्य चलता आ रहा एक रूटीन है उससे कुछ तो भी असामान्य हो जाना, दैट इज कॉल्ड एबरेशन। कुछ तो भी अलग इज कॉल्ड एबरेशन, है ना, सामान्य से हटके इज कॉल्ड एबरेशन, ऐसा। देखो सेंटेंस इसका, द सडन ड्रॉप इन टेम्परेचर्स वाज कंसिडर्ड एन एबरेशन फॉर दिस टाइम ऑफ एन ईयर। अचानक से टेम्परेचर नीचे चले गया इस समय पे, यानी समझो धूप का में मई का महीना है अपने यहाँ पे, 40-45 डिग्री का तो टेम्परेचर आराम से होता है। अब ऐसे में अगर कभी ऐसा हो जाए कि अचानक टेम्परेचर चला जाए 30 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा, ये एबरेशन हो जाएगा, मतलब सामान्य से हटके कुछ तो भी हो जाएगा, वो एबरेशन रहेगा, है ना, यानी मेन जो आपका सिस्टम चल रहा है उससे कुछ तो भी अचानक अलग कर देना, दैट इज कॉल्ड एज एन एबरेशन। देखो इसका मीनिंग, अ डिपार्चर फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल, जो सामान्य सी चीज है उससे हटके, डिपार्चर। और एक्सपेक्टेड, ऑफन अनवेलकम, और जनरली ऐसी चीज के लिए होता है वो जो अच्छी ना लगे, दैट इज कॉल्ड एबरेशन, है ना, इन्हें बहुत सामान्य से नॉर्मल कुछ अच्छा नहीं है, एकदम से कुछ अच्छा हो जाए उसको एबरेशन नहीं कहेंगे।
सामान्य है, लेकिन उससे ऐसा कुछ तो भी हटके हो जाए जो अच्छा ना लगे, उस केस में एबरेशन यूज करेंगे। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? डेविएशन मतलब मेन सामान्य सा रूट है, इससे अलग रूट पे निकल रही है, दैट इज कुछ तो भी अलग हो गया, तो ये डेविएशन हो गया। एनामोली, है एनोमली, तो एनोमली का मतलब क्या होता है? एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, आपने सुना होगा 4 डिग्री सेल्सियस वाला। क्या होता है? अलग कुछ तो भी बिहेवियर कर देना, अलग सा, दैट इज अनएक्सपेक्टेड, अलग सा, दैट इज एनोमली। इरेगुलरिटी है ना, जो रेगुलर वाली सिस्टम है उससे कुछ तो भी इरेगुलर, रोज क्लास अच्छे से चल रहा है, बीच में ऐसा हो गया कि देयर वाज एन एबरेशन, कुछ तो भी ऑफिस में काम आ गया जिसकी वजह से लेक्चर लेना मुश्किल हो गया था, तो बीच में ब्रेक्स पड़े, तो दोज वेयर एबरेशंस, राइट। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके फिर? नॉर्मलसी, रेगुलरिटी या स्टैंडर्ड। क्लियर, सिंपल सा वर्ड, एबरेशन, हट के, मेन रास्ते से हट के कुछ भी अगर हो रहा है तो दैट इज एन एबरेशन। चले नेक्स्ट वर्ड पे, द लास्ट वर्ड, यस, so this is the last word for today we have and it is called discern। discern का मतलब होता है डिकोड करना या किसी चीज को समझना, अंदाजा लगाना, उसका भाप लेना चीज को, दैट इज कॉल्ड डिसर्न, है ना। तो डिसर्न का मतलब क्या? समझ लेना या किसी को डिकोड करना इज बेस्ट ऑप्शन। देखो वर्ड, इट वाज डिफिकल्ट टू डिसर्न द ट्रूथ, है ना, ट्रूथ को समझ पाना, सत्य को समझ पाना या सत्य को ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा था। एमिडस्ट ऑल दी कॉन्फ्लिक्टिंग स्टोरीज, बहुत सारी स्टोरीज थी, तो सत्य वाली स्टोरी कौन सी है इसका पता लगाना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो पता लगाने को हम कहेंगे डिसर्न करना, ठीक है, समझना, उसे पता लगाना, दैट इज कॉल्ड डिसर्न, डिकोड करना। मीनिंग क्या होगा इसका? टू परसीव और रिकॉग्नाइज समथिंग, किसी चीज को पहचानने की कोशिश करना, पहचानना। सिनोनिम्स क्या होंगे? डिटेक्ट करना, डिटेक्ट, है ना, डिटेक्टिव क्या करता है? डिटेक्ट करता है कि क्या हो रहा है। नोटिस करना या डिस्टिंग्विश करना, डिस्टिंग्विश मतलब अलग अलग करना। एंटोनिम्स, ओवरलुक कर देना, ध्यान नहीं देना, ऐसे ही इग्नोर करना या मिस कर देना कोई चीज, ठीक, समझ गया। डिसर्न का मतलब, डिसर्न मतलब किसी चीज से कुछ चीज को पता लगाना, है ना। डिसर्न द इमेजेस गिवन टू यू, इमेजेस को पहचानो, उसमें से समझो, उसमें से पता लगाओ कि क्या तुम्हारे काम का है, ये हो गया डिसर्न, ठीक। चले, तो ये जो 10 वर्ड्स अभी हमने देखे उसके बेसिस पे आपके लिए है क्लोज टेस्ट। ये क्लोज टेस्ट के आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में डालने हैं, मैं होता हूं बाजू में, पहले इसका ले लो स्क्रीनशॉट। डन हो गया। चलो अब चलेंगे एडिटोरियल पे। नाउ वी हैव द एडिटोरियल इन फ्रंट ऑफ यू। अभी क्या करना है आपको? पहला पार्ट है, इसको पढ़ लो, वंस यू रीड इट वी विल डिस्कस इट, ठीक है, गो थ्रू इट, चलो पढ़ो इसको।
डन, पढ़ लिया, चलो गुड। क्या दिया है देखेंगे अभी। हेल्दी साइन है ना, हेल्दी साइन, अभी हेल्थ के बारे में बात कर रहे थे हम। हेल्दी साइन ऑन दी वोटिंग इन 2024 J&K असेंबली इलेक्शंस, जम्मू कश्मीर में जो अभी इलेक्शंस हुए उस पर। वन ऑफ द सैलुब्रियस स्टोरीज, सैलुब्रियस मतलब ऐसी स्टोरी जो आपके हेल्थ को अच्छा कर दे, आपको सुन के अच्छा लगे, वाह बहुत बढ़िया हो गया, है ना, मजा आ गया जो है। वन ऑफ द सैलुब्रियस स्टोरीज ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी हैज ऑलवेज बीन regular and uninterrupted conduct of general and assembly elections across provinces। जितने भी हमारे स्टेट्स हैं वहां पे रेगुलरली होते हैं इलेक्शंस, हमारे जो जनरल इलेक्शंस होते हैं वो केंद्र में भी और राज्य में भी रेगुलरली और अच्छी तरह से होते हैं। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे देशों में ये नहीं होता है ना, तो हमारे यहाँ होता है, रेगुलरली होता है, इज अ वेरी गुड थिंग। जम्मू एंड कश्मीर वॉज एन एबरेशन विथ नो असेंबली इलेक्शंस विच शुड हैव बीन हेल्ड 5 years ago। लेकिन एक एबरेशन क्या था, रेगुलरली हर चीज तो चल रही थी, लेकिन एबरेशन क्या था, उससे हटके एक चीज कहां हो रही थी, जम्मू कश्मीर में, जहां पे पहले 5 साल पहले चुनाव हो जाने चाहिए थे और वो नहीं हुए। थैंकफुली दिस डिनायल ऑफ की डेमोक्रेटिक प्रोसेस came to an end after 3 phases of elections were held across the union territory and provisionally 63.5% of the electorate turned up to vote। लेकिन अच्छा हुआ कि ये सब खत्म हुआ ना, 5 साल पहले इलेक्शंस हो जाने चाहिए थे, नहीं हुए, लेकिन अभी इलेक्शंस हुए और ये बार लोगों का जो टर्न आउट था, यानी कितने % लोगों ने वोट किया, 63.5% लोगों ने वोट किया है। तो यूनियन टेरिटरी में भी और प्रोविजन जो वहाँ पे प्रोविंस है वहाँ पे भी सारे वोट्स हुए, ठीक है, और वो भी 3 फेज में हुए, जो कि एक अच्छी बात है, ठीक है। दिस नंबर इज मार्जिनली लोअर दैन 65.7। देखो ये ऑलमोस्ट 2% से कम है ना, कहाँ से, मार्जिनली लोअर देन द रजिस्टर्ड इन 2014 असेंबली पोल्स। कितना रजिस्टर हुआ था वो टाइम पे, 65.7 असेम 2014 से, तो 2014 में 65.7% लोगों ने वोट किया था, इस साल 63.5% लोगों ने वोट किया, एक्सक्लूडिंग लद्दाख, क्योंकि वो टाइम पे जम्मू कश्मीर और लद्दाख पूरा एक स्टेट था। अब क्या हो गया, लद्दाख एक अलग यूनियन टेरिटरी हो गई और जम्मू कश्मीर अलग यूनियन टेरिटरी है। The numbers could go up, but the marginal drop should be contextualized। ये नंबर अभी थोड़ा ऊपर जा सकता है जब पूरे आंकड़े अच्छे से आएंगे, पर अगर लोअर भी होगा तो उसको इस साल के कंटेक्स्ट में समझना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि बस वो नंबर्स देख लो, कंटेक्स्ट समझना भी जरूरी होता है ना। द टर्नआउट इन 2014 was a peak ever since militancy that began in 1987, which had dampened voting numbers across the province in subsequent years। 2014 में जो वोटिंग हुई थी उसमें सबसे ज़्यादा % लोगों ने वोट किया था, 65.7% लोगों ने वोट किया था, और उसका कारण ये था कि मिलिटेंसी, यानी जो वहाँ पे आतंकवाद की शुरुआत हुई 1987 में, तब सरकारें क्या कर रही थी पता नहीं वहाँ की, तो 1987 में जो वहाँ पे मिलिटेंसी की शुरुआत हुई, तब से इलेक्शंस में धीरे धीरे वहाँ पे लोगों का सहभाग जो था वो कम होता जा रहा था, और ये कम होना अच्छी बात डेमोक्रेसी के लिए बिल्कुल नहीं थी। पर 2014 में लोग बड़े संख्या में बाहर आए और उन्होंने अपने डेमोक्रेटिक राइट का यूज किया, है ना। तो ये 1987 के बाद अचानक से 2014 में, अचानक से नहीं यानी इतने सालों बाद 2014 में वो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा था। मेनी चेंजेस हैव हैपेंड इन द लास्ट डेकेड। इस साल यानी 2014 से अभी 2024 के बीच में ये जो 10 साल हो गए, इन 10 सालों में काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं जम्मू कश्मीर में। कौन से चेंजेस, द गवर्नर डिसॉल्व्ड जम्मू कश्मीर इलेक्टेड असेंबली ऑन November 21, 2018। सबसे पहले ये जो स्पेशल स्टेटस 370 का हटाना था, उसके पहले क्या क्या चीज़ें हुई। सबसे पहले क्या किया, गवर्नर ने, वहाँ के जम्मू कश्मीर के गवर्नर ने जम्मू कश्मीर की जो असेंबली थी उसको पहले डिसॉल्व कर दिया। कब किया था ये, नवंबर में, 21 नवंबर 2018 में। द प्रोविंस लॉस्ट इट्स स्पेशल स्टेटस अ ईयर लेटर, और एक साल बाद क्या हुआ, वहाँ पे उसका स्पेशल स्टेटस जो था, धारा 370 जो वहाँ पे लगी थी, उसको निष्प्रभावी कर दिया गया, उसे हटा दिया गया।
एंड ऑन इट्स बाइफर्केशन इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज लॉस्ट इट्स स्टेटहुड। फिर क्या हुआ, 370 हटाया गया, उसे निष्प्रभावी कर दिया गया। उसके बाद वो जो एक स्टेट था उसका बाइफर्केशन हुआ, वहां पे डिवीजन कर दिया गया। जम्मू कश्मीर को एक अलग यूनियन टेरिटरी बनाया गया और लद्दाख को एक अलग यूनियन टेरिटरी बनाया गया। ये तीसरा चेंज था जो किया गया। और फिर अब यूनियन टेरिटरी बन गई तो क्या होगा, वो पहले राज्य था, अब यूनियन टेरिटरी बन गया। यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश बन गया, तो केंद्र डायरेक्ट उस पर नजर रख रहा था। वो फिर से राज्य बनेगा, उसमें तो कोई शंका है नहीं, तो फिर से राज्य बनेगा। तो लॉस्ट इट्स स्टेटहुड, यानी अचानक से उसका स्टेटहुड पूरी तरह खत्म तो नहीं हो गया, टेम्पररी अभी यूनियन टेरिटरी बनी है, क्योंकि बहुत रिस्की सिचुएशन हो गई थी वहां पे। एंड अ सिग्निफिकेंट डीलिमिटेशन एक्सरसाइज लेड टू न्यू कंस्टिट्यूएंसीज। और फिर वहां पे डीलिमिटेशन हुआ। डीलिमिटेशन का मतलब होता है परिसीमन। परिसीमन का मतलब क्या होता है ये भी आपको बताना पड़ेगा, है ना। देखो क्या होता है, कोई भी लेट से कंसिडर कि ये स्टेट है, बराबर है, ये स्टेट में पहले ऐसी कंस्टिट्यूएंसीज लेट से बनी हुई थी, ये 1, ये 2, ना ये 3, ये 4 और ये 5, लेट से ऐसी 5 कंस्टिट्यूएंसीज पहले बनी हुई थी। अब क्या किया गया, अब सरकार को क्या लगा, सरकार को नहीं, इलेक्शन कमीशन को क्या लगा कि इसे बदलना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉपरली लोगों को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। यानी किधर किसी एक एरिया में बहुत ज़्यादा लोग हो गए और किसी एरिया में बहुत कम लोग हो गए, तो इसको प्रॉपरली डिवाइड करना ज़रूरी है। इसीलिए फिर क्या होता है, इसको पूरी तरह से नई बाउंड्रीज इसमें बिछाई जाती है, नई बाउंड्रीज। तो स्टेट तो वैसा ही है, ऐसा, ठीक है, स्टेट वैसा ही है, लेकिन अब बाउंड्रीज बिछा देंगे। अब फर्स्ट इधर रहेगा आपका, सेकंड शायद यहाँ रहेगा, थर्ड शायद यहाँ रहेगा, फोर्थ इतना रहेगा और फिफ्थ इतना रहेगा। तो बाउंड्रीज को, इंटरनल बाउंड्रीज को फिर से डिफाइन करना, उसे कहते हैं डीलिमिटेशन। हिंदी में उसे कहते हैं परिसीमन, है ना। तो दैट इज कॉल्ड डीलिमिटेशन। तो ये डीलिमिटेशन की भी एक्सरसाइज वहां पे की गई। क्लियर, पहला पार्ट क्लियर है। चलो अब पहला पार्ट अगर क्लियर है तो आपको सेकंड पार्ट जल्दी समझेगा। सेकंड पार्ट छोटा है थोड़ा सा पहले पार्ट से, गो थ्रू इट क्विकली, पढ़ लो इसको। चलो डन, पढ़ लिया। क्या है अभी इस पार्ट में, बट इलेक्टोरल टर्नआउट, बट द इलेक्टोरल टर्नआउट now is still an encouraging number considering the fact that turnout in general election in April May 24 was 58.5%.
65% है ना। क्या कहा है यहाँ पे, इलेक्टोरल टर्नआउट ये जो भी मिला है अपने को 2014 में 65.7% था, इस साल 63.5% है, विच इज ऑल्सो गुड कंसिडरिंग कि जो इस साल अप्रैल मई में हमारे यहाँ भी जनरल इलेक्शंस हुए है ना, केंद्र सरकार के लिए जो इलेक्शंस हुए थे, केंद्र में सरकार चुनने के लिए जो इलेक्शंस हुए थे जनरल इलेक्शंस, उसमें जो टर्नआउट जम्मू कश्मीर में था दैट वाज ओनली 58.5%, नॉट ओनली, इट इज ऑल्सो गुड, 58.5% टर्नआउट था, लेकिन स्टेट के इलेक्शंस में पीपल हैव वोटेड इन लार्जर नंबर्स। सम अदर डिस्टिंक्ट पैटर्न्स आर डिसर्नेबल, कुछ और चीजें भी, कुछ और पैटर्न्स भी यहां से समझ में आते हैं। कहां से, फ्रॉम द प्रोविजनल टर्नआउट फिगर्स, जो अभी प्रोविंसेस, अलग अलग प्रोविजंस में से, प्रोविंसेस में से जो टर्नआउट आया है उससे क्या पता चलता है। देखो, कंस्टिट्यूएंसीज सच एज शोपियां, कुलगाम, पुलवामा इन साउथ कश्मीर एंड बारामूला इन नॉर्थ कश्मीर रजिस्टर्ड डेफिनेट इंक्रीज इन टर्नआउट व्हेन कंपेयर टू अर्लियर असेंबली पोल्स, है ना। जो जनरल इलेक्शंस 2024 में हुए हमारे अप्रैल मई के महीने में, उसमें जितना वोटर का टर्नआउट था उससे ज्यादा टर्नआउट इन कुछ एरियाज में मिला है, इन कुछ कंस्टिट्यूएंसीज में। कौन सी कंस्टिट्यूएंसीज में, शोपियान में ज्यादा मिला, कुलगाम में ज्यादा मिला, पुलवामा में ज्यादा मिला और बारामूला में भी। तो पुलवामा तो साउथ कश्मीर में है, बारामूला नॉर्थ कश्मीर में है, लेकिन इतना दूर होने के बाद भी वहां पे इंक्रीज इन द नंबर ऑफ वोटर्स आए। दिस वॉज लार्जली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सपोर्टेड बाय द बैंड जमात ए इस्लामी J&K in the south and Lok Sabha MP Engineer Rashid's Awami Ittehad Party in Baramulla leading to greater contestation। ये पोल्स, ये यहाँ पे वोटर टर्नआउट ज़्यादा क्यों था, इसका कारण हमें फिर यहाँ पे बता रहे हैं। क्या कारण था, पहले सबसे पहले तो इन्होंने बताया कि कुछ कैंडिडेट्स वहाँ पे थे, वो कैसे थे, इंडिपेंडेंट थे, अपक्ष उम्मीदवार जिन्हें कहते हैं, तो ये अपक्ष लोग खड़े रहे, लेकिन इनको सपोर्ट किससे था, एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, जो ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर दिया गया है, उनसे सपोर्ट मिला था इनको। ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, जमात ए इस्लामी जम्मू एंड कश्मीर, तो इनसे सपोर्ट मिला था, तो इनके सपोर्ट में लोग आ गए शायद ज़्यादा, ये साउथ में है ना। और लोकसभा के जो MP है उनका नाम है इंजीनियर राशिद, उनकी एक पार्टी है, उसका नाम है अवामी इत्तेहाद पार्टी, जो कि बारामूला में है ना। तो ये भी वहां पे उतरी है एडिशनल, और इसलिए कंटेस्टेशन का मतलब है कंपटीशन, ये थोड़ी सी अभी स्टिफ हो गई है। भारतीय जनता पार्टी BJP, द BJP लेड यूनियन गवर्नमेंट हैज वर्कड हार्ड टू चेंज द पॉलिटिकल डिस्कोर्स इन द वैली एंड टू अल्टर द डायनेमिक्स ऑफ द पार्टी पॉलिटिक्स। भारतीय जनता पार्टी ने भी जम्मू कश्मीर में बहुत मेहनत की ताकि वो वहाँ पे पॉलिटिक्स का डिस्कोर्स चेंज कर सके, यानी पॉलिटिक्स, जो चीज़ों पे लोग वोट करते हैं उन टॉपिक्स को बदल सके, है ना। हमेशा सालों से सिर्फ 2-4 ही टॉपिक पे बातें चलते आ रही है, उसको थोड़ा बदले, है ना। हमेशा राशन पानी इस पे बात ना हो, बल्कि विकास डेवलपमेंट इस पे बात हो, इसका प्रयास BJP ने किया, पर है ना वैली या फिर वहाँ पे पॉलिटिक्स के डायनेमिक्स को भी चेंज करने की कोशिश की, है ना। पर क्या हुआ, बट इफ द कंटेस्ट द पॉलिटिकल डिस्कोर्स एंड द टर्न आउट आर इन एनी, अगर आर ऑफ एनी इंडिकेशन, मतलब द इलेक्शंस हैव नॉट बीन हेल्ड अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट इनविसेज्ड बाय BJP। पर अगर ग्राउंड पे देखा जाए और अगर किसी को भी ये समझता हो जो ग्राउंड पे वहाँ पे जम्मू कश्मीर में होगा, तो दिखता है कि अगर ये कंटेस्ट को देखा जाए, यानी जो व्यक्ति लड़ रहा है वो, पॉलिटिकल डिस्कोर्स को देखा जाए, यानी जो बातों पे वहाँ पे चर्चा हो रही है ना, डिस्कोर्स का मतलब होता है चर्चा, तो पॉलिटिकल जो वहाँ पे चर्चाएं हो रही है उसको अगर सुना जाए, समझा जाए, और लोगों का बड़ी नंबर्स में बाहर आके वोट करना, इसको अगर देखा जाए, तो एक बात तो पक्का होती है। इससे क्या इंडिकेशन मिलता है, इससे इंडिकेशन मिलता है कि जो भी BJP ने सोचा होगा कि उनके हिसाब से चलेगा, है ना, अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट, यानी जैसा उन्होंने प्लान किया था उस हिसाब से ये चलेगा, तो वैसा होते हुए नहीं दिख रहा है ना। इलेक्शंस हैव नॉट बीन हेल्ड अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट इनविसेज्ड बाय द BJP, यानी BJP जो प्लान बनाया था या जो अंदाजा लगाया था उस हिसाब से तो नहीं होगा। ठीक है, ये ऑथर का कहना है। ठीक है, चलो नाउ लास्ट पार्ट इज हियर, छोटा सा पार्ट है, जस्ट गो थ्रू इट क्विकली एंड देन वी विल डिस्कस इट।
ठीक है, चलो हो गया लास्ट पार्ट। हाँ, क्या दिया है? द इलेक्टोरेट हैज सॉट टू यूज दिस इलेक्शंस एज मीन्स टू वॉइस देयर ग्रीवेंसेस विद प्रेसिडेंट्स रूल इन द प्रोविंस। तो ऑथर का ये कहना है कि जो वहाँ की इलेक्टोरेट है, इलेक्टोरेट का मतलब वहाँ पे जो लोग इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, वो सामान्य जनता जो वोट करने वाली है, वो इस इलेक्शन को अपनी आवाज़ के तौर पे यूज़ कर रही है। और उन्हें जो ये प्रेसिडेंट का जो रूल वहाँ पे लगा हुआ है, राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, केंद्र शासित प्रदेश बना हुआ है, उसके अगेंस्ट जो उनकी ग्रीवेंसेस है, ग्रीवेंसेस का मतलब उनके जो कंप्लेंट्स है, उनको वो इसके द्वारा, इस इलेक्शन के द्वारा बताना चाहती है। द सेक्यूरिटाइज्ड एनवायरनमेंट हैज डैम्पेंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज बियॉन्ड इलेक्टोरल कैंपेन्स। बहुत भयंकर अभी सिक्योरिटी है, उसकी वजह से शांति भी है वहाँ पे, लेकिन जो पॉलिटिकल एक्टिविटी रहती थी वो डैम्पन है। डैम्पन मतलब कम हो चुकी है। सिर्फ इलेक्शन के सीजन में अभी पॉलिटिकल एक्टिविटी दिखी, इससे पहले कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं दिख रही थी। The regional parties have not limited their campaigns to bread and butter issues, also articulating demands for restoration of special status and a permanent solution to what they perceive to be unending conflict in the province। तो इस बार वहाँ की जो रीजनल पार्टीज है ना, जैसे पीडीपी हो गई, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो गई, ये अवामी पार्टी जो थी इंजीनियर साहब की, वो ये जो पार्टियां है, ये पहले कैसा होता था, ये सिर्फ रोजी रोटी, रोजी की भी बात नहीं, सिर्फ रोटी की बात होती थी, है ना, इस पे ही इलेक्शन लड़ा जाता था। पर ये बार इनके लिए इश्यूज बदल गए। तो अब ये कौन सी इशू पे बात कर रहे हैं? अब इनकी डिमांड है कि रिस्टोरेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस हो, मतलब धारा 370 जो निष्प्रभावी कर दी गई थी उसको फिर से लागू करना है, इस पे वो इलेक्शन लड़ रहे हैं ना। और वो परमानेंट सोल्यूशन फाइंड आउट करने के पीछे है, जहां से वहां पे ये जो सालों से वहां पे एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, उससे रास्ता निकले, उससे हम लोग बाहर निकले, इसका प्लान देने की कोशिश कर रहे हैं। इनके हाथ में इतने सालों तक सत्ता थी, इन्होंने ये पहले क्यों नहीं किया ये पता नहीं, लेकिन अब वो करना चाहते हैं, ऐसा वो कहते हैं। द पोल रिजल्ट्स विल इंडिकेट वेदर दीज डिमांड्स हैव फाउंड रेजोनेंस अमंग द इलेक्टोरेट। अब इन्होंने जो ये मुद्दे उठाए वो लोगों के साथ रेजोनेट हुए या नहीं। रेजोनेट मतलब फ्रीक्वेंसी मैच हुई कि नहीं, जो उन्होंने कहा वो लोगों के दिल को छुआ कि नहीं छुआ, ये रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। बट इट सफाइसेस टू से दैट द इलेक्शंस हेराल्ड द पॉसिबिलिटी ऑफ रिटर्न टू नॉर्मल डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन जम्मू एंड कश्मीर, अलाइनिंग इट मोर क्लोजली विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री। पर एक तो बात अच्छी होगी कि इलेक्शन होने से क्या हो गया, ये इलेक्शंस हेराल्ड कर रहे हैं, मतलब नया कुछ तो भी शुरू होने की हमें एक सूचना दे रहे हैं कि एक शुरू हो गया। क्या शुरू हुआ? एक पॉसिबिलिटी आ गई है कि अब वहां पे नॉर्मल पॉलिटिकल प्रोसेस जो बाकी के राज्यों में होती है वैसी अब वहां पे शुरू होगी, है ना। और इसी हिसाब से वो अच्छी तरह से अलाइन हो जाएगा बाकी के राज्यों की तरह। अलाइन हो जाएगा मतलब जैसे बाकी के सारे स्टेट्स फंक्शन हो रहे हैं उसी तरह से जम्मू कश्मीर फंक्शन होने लगेगा। ठीक, तो दिस इज व्हाट इज इन द एडिटोरियल। होपफुली ये पूरा क्लियरली समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो अब यही अब इस पे कुछ क्वेश्चंस है आपके लिए। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोल प्रॉमिस ऑफ रीजनल पार्टीज कंटेस्टिंग इन जम्मू एंड कश्मीर। रीजनल पार्टीज का इनमें से कौन सा पोल प्रॉमिस है वो आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस हैव टेकन प्लेस इन जम्मू कश्मीर इन लास्ट 10 ईयर्स। पिछले 10 सालों में कौन से चेंजेस हुए हैं या कौन सा चेंज हुआ ये आपको बताना है। ग्रीवेंसेस ये वर्ड है, इसका नियरली सेम मीनिंग का वर्ड आपको ढूंढना है। फिर आपके लिए एक फ्रेज दी है बोल्ड में, अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट। इसका क्या एग्जैक्टली मतलब है वो आपको बताना है। और आखिरी जो क्वेश्चन है वो है कि कौन सा रीजन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स डिड नॉट शो इंक्रीज इन द वोटर टर्नआउट। वोटर टर्नआउट में इंक्रीज कौन से रीजन में नहीं मिला है, कौन सी कंस्टिट्यूएंसी में नहीं मिला है, ये आपको बताना है। और कल का आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किए कल के, उसके आंसर्स यहाँ पे दिए गए हैं, इनसे आप अपने आंसर्स को क्रॉस चेक कर लो। ठीक है, और फाइनली एज वी डू ऑलवेज देयर इज अ पैराजंबल फॉर यू पीपल। कल जो पैराजंबल दिया था उसका आंसर, उसका सीक्वेंस यहाँ दिया है TBEACF, तो उससे क्रॉस चेक कर लेना। और आज का पैराजंबल यहाँ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
डन, चलो एक्सीलेंट। तो होपफुली आज का एडिटोरियल समझ गया होगा। आंसर्स कमेंट बॉक्स में आपको डालने हैं, ठीक है। तो आज यहीं रुकेंगे, लेट अस मीट टुमारो अगेन। थैंक यू वेरी मच।